अरे हम वो लोग हैं जो किसी माइका लाल से ना डरते सिवाय अल्लाह से डरने वाले हैं। हाँ, अगर कोई हमको आकर छेड़ता है तो हम उसको कहते हैं छेड़ मत, अगर छेड़ेगा तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, याद रख। जो लोग अपने आप को सेक्युलरिज्म का बड़ा पहलवान समझते हैं, जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम ही सेक्युलर हैं, बाकी के सब कम्युनल हैं। बिहार वो राज्य जहां की राजनीति ने हमेशा देश को अलग दिशा में ले जाने का काम किया, चाहे फिर वो मंडल कमंडल की राजनीति रही हो या फिर सामाजिक न्याय की राजनीति। लेकिन हाल के कुछ दशकों में सांप्रदायिक राजनीति भी जमकर देखने को मिली है। ऐसे में सांप्रदायिक राजनीति ने बिहार का नुकसान तो किया, लेकिन सांप्रदायिक और ध्रुवीकरण की राजनीति पर बिहार की सेकुलर और सामाजिक न्याय वाली राजनीति हमेशा जवाब देने के लिए सामने खड़ी रही। इसलिए देश के तमाम राज्यों में जहां 50% आरक्षण देखा जाता है, जबकि बिहार में आरक्षण की सीमा 65% है, जो कि 10% ईडब्ल्यूएस मिलाकर कुल 75% हो जाती है। लेकिन आज हम आपको ये बात क्यों बता रहे हैं, उसकी अपनी बड़ी वजह है। बिहार की राजनीति के वो चेहरे जिन पर सेकुलर राजनीति को नुकसान और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं, उनमें भाजपा के तमाम मंत्री से लेकर विधायक लेवल के नेता दिखाई देते हैं। फिर चाहे इस लिस्ट में झटका हलाल वाले गिरिराज सिंह हो, होली पर मुसलमानों को घर में रहने की हिदायत देने वाले हरिभूषण ठाकुर बचौल हों, या फिर पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाने वाले विधायक इंजीनियर शैलेंद्र। तो वहीं इस लिस्ट में ध्रुवीकरण के आरोपों का आरोप सियासी विश्लेषक हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर लगाते हैं, क्योंकि ओवैसी साफ कहते हैं कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, याद रखो। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बिहार की राजनीति में एक तरफ गिरिराज सिंह दिखाई देते हैं तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। जहां ओवैसी सीमांचल में पहुंचकर मस्जिद, कब्रिस्तान और मीनारों की बात करते हुए भाषण देते हैं, तो दूसरी तरफ गिरिराज सिंह झटका मटन के ब्रांड एम्बेसडर बनने पर जैसे तुले दिखाई देते हैं। ऐसे में भले ही असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों में भीड़ दिखाई देती है, लेकिन बिहार में इंटेलेक्चुअल मुसलमानों में जब हम बात करते हैं तो ओवैसी को नेता तो अच्छा माना जाता है, लेकिन बिहार की राजनीति में ओवैसी से होने वाले नुकसान की भी चर्चा खास तौर पर सुनाई देती है। खैर, इस समय बिहार के सीमांचल में सीमांचल अधिकार यात्रा लेकर असदुद्दीन ओवैसी चल रहे हैं और क्या कुछ भाषण दे रहे हैं वो आप सुन लीजिए, और कैसे ओवैसी और गिरिराज सिंह के बयान आपस में एक जैसे स्वाद लिए हुए दिखाई देते हैं, वो आप जरा इसको चख के बताइए। मोदी हमको एक देख रहा है, इसीलिए मोदी और नीतीश चिराग पासवान हमारी मस्जिद को छीनने का कानून बना रहे हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी मस्जिदों को देने के लिए? बताओ मेरे को। हम कुलैया और सुरजापुरी यकीनी है, मगर मस्जिद तो हमारी है, कब्रस्तान हमारा है, दरगाह और खानखा हमारे हैं। जिस जगह का मालिक अल्लाह है, हम ये सब चीजों को बाजू रखकर एक होकर एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद होकर खड़े होंगे कि नीतीश कुमार, मोदी, हम तुमको इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि तुम हमारी मस्जिद और दरगाहों और कब्रस्तानों को। बिहार हो या दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश, हर राज्य में ओवैसी के ऐसे बयान दिखाई देते हैं। और फिर भाजपा में तो ध्रुवीकरण करने वाले नेताओं की भरमार है। विश्लेषक कहते हैं कि यूपी में तो ऐसे बयान देने वाले नेताओं को प्रदेश की सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर भाजपा ने बैठाया हुआ है, जिसने अपने मुकदमे भी वापस ले लिए। 1947 का समय था जब देश सांप्रदायिक आग में झुलस रहा था। तब भारत को सेकुलर विचारधारा ने आगे बढ़ाया और बाद में संविधान में इसी शब्द को जोड़ दिया गया। वो विचार जिसने सभी को साथ लेकर चलने की बात हो, किसी के भी खिलाफ नफरत की कोई भावना या भड़काऊपन ना हो। ऐसे में देश को बचाए रखने के लिए सेकुलर की एकजुटता बेहद जरूरी दिखाई देती है। अब आप सवाल करेंगे कि आखिर ओवैसी को लेकर हम ये सब क्यों कह रहे हैं, और दूसरा सवाल ये भी उठता है कि एआईएमआईएम तो कितने महीनों से मंच से लेकर सड़कों तक लगातार गठबंधन में साथ लेने के लिए चिल्ला रही है, लेकिन विपक्ष उसे साथ क्यों नहीं लेता है?
इस समीकरण के लिए आपको असम और अन्य राज्यों के चुनावी आंकड़ों को समझना होगा। 2021 में हुए असम के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से गठबंधन किया। जानकार बताते हैं कि कांग्रेस को यह गठबंधन करना भारी पड़ा, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल के साथ जाने की वजह से कई सीटों पर सीधा सीधा पोलराइजेशन हुआ। उससे कांग्रेस और विपक्ष को ही नुकसान झेलना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली विधानसभा में देखने को मिला। दिल्ली में ओवैसी ने 2 विधानसभा सीटों यानी कि मुस्तफाबाद और ओखला की सीट पर चुनाव लड़ा, जो कि मुस्लिम बाहुल सीटें मानी जाती हैं। लेकिन इन दोनों ही सीटों पर ओवैसी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली, जबकि राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि वोटों के बिखराव और ध्रुवीकरण के कारण मुस्तफाबाद की सीट भाजपा जीत गई और ओखला की सीट पर आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह जैसे तैसे करके जीते। अब आते हैं बिहार के सीमांचल के समीकरणों पर। ओवैसी ने करीब 19 सीटों पर 2020 में चुनाव लड़ा, जिसमें 14 सीटें सीमांचल इलाके में लड़ी गई। अब समीकरण को समझिए कि सीमांचल की 24 में से यानी कि 4 जिलों की 24 में से 14 सीटों पर ओवैसी ने चुनाव लड़ा और ज्यादातर सीटों पर जीत एनडीए को मिल गई। विश्लेषक मानते हैं कि ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में विपक्ष का समीकरण खराब किया है और राजद कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई। और ये बात ओवैसी भी जानते हैं, तभी अपने बयानों में कह रहे हैं कि हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि सीमांचल में नीतीश और मोदी फिर से आ जाएं। खैर, लोकतंत्र में हर किसी पार्टी को अपने स्तर पर चुनाव लड़ने का हक है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी दिखाई देती है। लेकिन बिहार में विश्लेषकों के हिसाब से देखें तो कांग्रेस या राजद ये गलती नहीं करना चाहती कि किसी भी तरीके से चुनाव में ध्रुवीकरण हो। हाल ही में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से एक व्यक्ति के द्वारा पीएम मोदी की मां के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस पर भाजपा ने विपक्ष को जमकर घेर लिया। ऐसे में विपक्ष कहीं ना कहीं ऐसे किसी भी विवादित बयान से बचने की पूरी कोशिश करेगा। देखा जाए तो बिहार में 17.8% के करीब मुस्लिम आबादी है। ऐसे में यह दिलचस्प होगा कि ओवैसी इसमें कितनी सेंध लगा पाती है। क्या मुस्लिम वोट बैंक में इस साल भी बिखराव होगा या फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तरह मुसलमान वोट एक तरफ पड़ेगा? फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुक्रिया।